आज का विषय बिंदु बाजार दर्शन से संबंधित प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। अध्याय पढ़ने के बाद देखेंगे, पुस्तक आपके सामने रहे तो अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। या दूसरे ढंग से भी प्रश्न पूछा जाता है, बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो बाजार का आकर्षण है, जिसमें पड़ने के कारण अनचाही वस्तुएं भी खरीद ली जाती हैं, वही बाजार का आकर्षण है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारी वस्तुएं हमें सुख प्रदान करने वाली हैं, या फिर इन वस्तुओं को ले जाने के बाद हमें मानसिक और सामाजिक सुख मिलेगा, पास पड़ोस में प्रशंसा होगी, मुझे तो तुष्टि मिलेगी ही, पास पड़ोस से भी प्रशंसा होगी। तो और जब बाजार का जादू जब उतर जाता है तो वही वस्तुएं जिन्हें हम यह सोच कर लाए थे कि ये हमें बहुत सुख देंगी, वो हमारे आराम में, हमारे आनंद में खलल डालना शुरू कर देती हैं। खलल का मतलब बाधा। ये रहा, बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारी वस्तुएं हमें सुख देने वाली हैं, और जैसे ही बाजार का जादू उतरता है, जिसे वो सुख देने का साधन समझ करके लाया था, वही वस्तुएं हमें कष्ट देने लगती हैं। यही बाजार के जादू चढ़ने और उतरने का असर होता है। अगला प्रश्न, बाजार में ये बाजारूपन क्या है। अगला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, या बाजारूपन क्या है, या बाजारूपन से आप क्या समझते हैं। प्रश्नों को घुमा फिरा करके कई रूपों में पूछा जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तो इसे आप जानेंगे, बाजारूपन। बाजारूपन, या आप लिखते समय भी यदि शीर्षक लगा देते हैं तो अच्छा रहता है।
कि बाजारूपन का मतलब है बाहरी चमक दमक। वह चमक दमक खरीदने वाले व्यक्ति के जीवन में उस चमक दमक का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि जो बेचने वाला होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि किसी भी प्रकार से ग्राहक उसके फांसे में आ जाए, आकर्षण में पड़ करके जरूरी न भी हो तो भी उसे खरीद ले। यदि इस तरह की सजावट है, इस तरह की बाहरी बनावट है, तो उसे ही बाजारूपन कहा जाता है। यानी कम शब्दों में आपको कहना होगा तो आप ये कहेंगे कि बाजारूपन से आशय है बाहरी दिखावा या चमक दमक। इसमें होता क्या है कि जो बहुत अच्छी चीजें नहीं भी होती हैं, उन चीजों को मिथ्या आकर्षक बना करके इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राहक उसे लेने के लिए ललायित हो जाता है, बाजार का जादू उस पर चल जाता है। यही बाजारूपन है। अब इसमें पूछा है कि बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता, तो बाजार की सार्थकता दो पक्षों में है। एक क्रेता पक्ष है पहला, और दूसरा विक्रेता पक्ष। बाजार सार्थक कब होगा? बाजार की सार्थकता किसमें है? तो लेखक ने यह बताना चाहा है, इसको दो भाग में बांट करके, कि बाजार में जाने वाला एक तो विक्रेता होता है जो वहां बेच रहा होता है, और दूसरा खरीदने वाला। तो जो क्रेता पक्ष है, क्रेता मतलब क्रय करने वाला, जो परचेज करता है, यदि आवश्यकता की चीजों को ही ये खरीदता है तो वह बाजार सफल होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि वर्ग के आधार पर खरीदने वाले की आवश्यकताएं भी घटती बढ़ती हैं। तो कई बात में अनुकरण का सिद्धांत वहां लागू हो जाता है कि जरूरत की चीजें ना भी हो तो कुछ चीजें खरीद दी जाती हैं, किंतु एक निश्चित सीमा तक, बहुत ज्यादा वो उछाल नहीं लेता है। अब विक्रेता पक्ष के विषय में ये बताया गया है कि बेचने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो आवश्यकता की चीजें बनाए, अनावश्यक चीजों को बनावटी ढंग से रिप्रेजेंट करके और जटले किसी का बटवा खाली कर ले बाजार का जादू चला करके, तो ऐसा बाजार भी सार्थक नहीं माना जाता है। यानी दोनों बातें हो गई। आप यदि संक्षेप में कहना होगा तो कहेंगे कि बाजार की सार्थकता क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष पर आधारित होता है। अर्थात सामान खरीदने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आवश्यकता की चीज़ों को ही खरीदे, और वहीं दूसरी तरफ बेचने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता की चीज़ों को बेचे और अनावश्यक चीज़ों को बाजारूपन का मसाला लगा करके न बेचे। यदि इस बात का ध्यान दिया जाता है तो ही माना जाता है कि सच्चे अर्थों में बाजार की सार्थकता है। ये बात आपने समझा होगा। अब अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न आप अपने से भी पढ़ेंगे, कुछ खास प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से भी इन प्रश्नों को देखना होगा। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। जो प्रश्न मेरे द्वारा पढ़े जा रहे हैं पुस्तक में मिल जाता है तो अच्छी बात,
और यदि वहाँ नहीं है तो आप इसे लिख भी लेंगे। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। देखिए, प्रश्न जो दिए होते हैं वो कई भाग में बंटे होते हैं। कभी कभी तो बिना बंटे ही आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कई खंडों में विभक्त होते हैं। तो उन प्रश्नों को समझना है। एक ही प्रश्न में एक, दो या दो से अधिक प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे इस प्रश्न में आप देखें, या अभी जो आपने इस प्रश्न को पढ़ा, तो इसमें दो खंड थे। एक बात ये पूछा गया था कि बाजारूपन से आप क्या समझते हैं, और उसी में एक दूसरा प्रश्न भी जोड़ दिया गया था कि बाजार की सार्थकता किस बात पर है, किस में है, या किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक बनाते हैं। तो उत्तर लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले आपने हेडिंग डाल दिया बाजारूपन। बाजारूपन क्या होता है उसको आपने समझा लिया। फिर इसके बाद बाजार की सार्थकता, फिर इसको बता लिया। ये दो प्रश्नों के उत्तर एक ही में है, ये हो गया। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है कि बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, इसमें भी जोड़ा गया है। पहली बात यह है कि बाजार जाति, धर्म, लिंग में भेदभाव नहीं देखता। जाति, धर्म व लिंग भेदभाव नहीं देखता। जाति, धर्म, लिंग, इन चीजों को वो नहीं देखता है। किसे देखता है? वो देखता है क्रय शक्ति को। इसे आप समझें। बाजार में जो भी सामान की सेलिंग कर रहा होता है, वो खरीदने वाले की जाति नहीं पूछता कि आप किस जाति के हो, धर्म भी नहीं पूछता, लिंग भी नहीं पूछता, स्त्री हैं पुरुष हैं, वो तो दिख ही जाता है। तो मतलब इसके आधार पर वो भेदभाव नहीं करता है। बाजार में विक्रेता हिंदू, मुस्लिम, सिख, हालांकि अब तो धर्म की परिभाषा ही नासमझी के कारण परिवर्तित सी होती हुई नजर आ रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसे ही लोग धर्म समझते हैं, जबकि ये संप्रदाय है। पूजा पद्धतियों को मानने वाला लोक समुदाय संप्रदाय होता है। यानी मेथड ऑफ प्रे टू गॉड, गॉड को प्रे करने का जो मेथड है, उसका जो समूह है वो संप्रदाय है। जबकि धर्म में सत्य, हिंसा, सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो धर्म वही है, परोपकाराय परमो धर्म। परोपकार ही परम धर्म है। चलिए, वो अलग विषय होगा। तो इस आधार पर बाजार भेदभाव नहीं करता। तो बाजार जब भेदभाव नहीं करता, इसका मतलब कि एक तरह से वो समता को स्थापित करता है। जबकि समाज में इस तरह की जो अवधारणाएं पाई जाती हैं, जो अलग अलग जातियों का बंटवारा आज भी है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर चीज को ये प्रभावित करता है। समाज व्यवस्था को प्रभावित करता है,
ये अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, राजनीति को तो प्रभावित करता ही करता है वो निश्चित रूप से। तो ये क्या करता है कि ये अलग अलग ये डिवीजन कर देता है समाज को, और जैसे ही ये डिवीजन है, लेकिन जब ये बाजार में जाते हैं तो ये सारा डिवीजन समाप्त हो जाता है, वो समता पर आधारित हो जाता है समाज। तो इसका नहीं देखता, देखता क्या है, क्रय शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, वो किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, स्त्री खरीद रही हो या पुरुष खरीद रहा हो, जो ज्यादा खरीदेगा उसी को बाजार में ज्यादा महत्व मिलता है, वो उसको ज्यादा महत्व देता है। ज्यादा खरीदारी करने वालों के साथ बातचीत का तरीका तो पहले से ठीक होता ही है, लेकिन ज्यादा खरीदारी करने वाले के साथ थोड़ा सा और नरमी और उदारता उसमें आ जाती है जो बेचने वाला होता है। तो आप समझें कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। या आप हिंदुस्तान के ग्राहक हैं या जापान के हैं, वो कहीं के भी हों, हैं अपने जनपद के हों या दूसरे जनपद के, अपने स्टेट के हों या किसी दूसरे स्टेट के हों, उसको सिर्फ क्रय शक्ति से मतलब है। वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना करता है। वो जब क्रय शक्ति को देखता है तो सामाजिक समता, सामाजिक समता की रचना करता है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? प्रश्न को ध्यान से समझेंगे कि बाजार किसी की जाति, धर्म, लिंग आदि को नहीं देखता, बल्कि देखता है सिर्फ इनकी क्रय शक्ति को। और इस क्रय शक्ति को देखने की वजह से बाजार में एक सामाजिक समता की रचना होती है। ये सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं, इन सारी चीजों से मतलब नहीं रह जाता है। इस बात से आप सहमत हैं? यदि हैं तो उसके पक्ष में आपको लिखना है। आप कहेंगे, यह निश्चित रूप से देखा जाता है कि जैसे ही ग्राहक बाजार में पहुंचता है तो जो विक्रेता होता है वो ग्राहकों की जाति, धर्म, लिंग आदि को ध्यान में न देते हुए क्रय शक्ति पर ध्यान देता है। जो जितने ही अधिक खरीदने की क्षमता रखता है उसे ज़्यादा आदर देता है, और जिसे खरीदने की क्षमता कम होती है उसे अपमानित नहीं करता है, उसे भी यथोचित सम्मान वो देता है। इस प्रकार परचेजिंग पावर जो है क्रय शक्ति के आधार पर वो क्या करता है, एक सामाजिक समता की रचना कर डालता है, क्योंकि ये सब भेदभाव वहाँ बाजार में नहीं रह जाते हैं। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं। ये बात आप लिख दीजिए। आंशिक रूप से सहमत हैं तो आंशिक रूप से लिखिए। यदि आप असहमत हैं तो असहमति के पक्ष में तर्क लिखिए। ठीक है, देखिए तो प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं तो कुछ अभिव्यक्ति मूलक होते हैं, वो आपकी अभिव्यक्ति जानना चाहता है। आप जिस रूप में अभिव्यक्त करेंगे उसके पक्ष में तर्क देंगे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आप किस रूप में देखते हैं इस विचारधारा को, आप कहाँ तक सहमत हैं, तो आपको अपना विचार लिखना होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे भी कुछ प्रश्न हैं। आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ है। आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसी घटनाओं को बताइए जो खुद या तो आपके जीवन में घटित हुआ हो या फिर समाज में कहीं ना कहीं आपने देखा हो। क्या कि पैसा शक्ति के रूप में उभर करके आता है, पैसे की पावर से बड़ा बड़ा काम हो जाता हो, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कमजोर पड़ रहा हो और पैसे के बल पर वो शक्तिशाली साबित हो जाता है।
इस चीज को यदि घटित हुआ हो तो उसे आप लिखिए, ये स्वयं आपको करना है। आप बता सकते हैं कि पैसे के बल पर कौन कहाँ सबल साबित हो जाता है। न्यायालय का उदाहरण ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन का उदाहरण ले सकते हैं, किसी ऑफिस से संबंधित कोई उदाहरण आप ले सकते हैं। कई बार आपने देखा है कि अक्सर संपन्न घराने की जो बेटियां हैं, अच्छे घर में ब्याही जाती हैं, वो समृद्ध परिवार में, रईस परिवार में हो जाता है। ये कहा जा सकता है योग्यता भी वहाँ मायने होती है, लेकिन यदि 10 योग्य बालिकाएं हैं समान योग्यता की और 10 में जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी होगी, तो समान योग्यता होने के बाद भी उसे अच्छा रिश्ता या अच्छे परिवार में जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जबकि समान योग्यता की जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले परिवार की बालिका होगी, उसे रिश्ते में कहीं ना कहीं वो उच्च स्तर से मध्यम, या मध्यम है तो निम्न स्तर में जाने की संभावना बनी रहती है। इस रूप में भी आप देख सकते हैं। यानी पैसे के बल पर शादी विवाह भी प्रभावित हो जाता है, पैसे के बल पर जीवन शैली, रोजगार इत्यादि भी, और शिक्षा भी प्रभावित हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर महंगी शिक्षा हो, वहाँ शिक्षा में पैसे का अभाव आड़े आता है। और यदि संपन्नता हो, यदि 10 अच्छे विद्यार्थी हों, उसमें जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और पढ़ने में भी अच्छा है, तो वो अच्छे स्थान पर पहुंच सकता है। और जिसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो और समान मानसिक स्तर हो, फिर भी धनाभाव के कारण उसका स्तर उन्नयन नहीं हो पाता है। ये बात आप लिखेंगे। फिर उसमें और भी है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें ख जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो आप ऐसा भी उदाहरण दे सकते हैं कि पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। आईएएस का कंपटीशन क्वालिफाई करना है, पैसे की शक्ति वहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ योग्यता ही काम आएगी। यदि स्पेस में जाना हो, कोई नया अनुसंधान करना हो, वहाँ पैसे की शक्ति काम नहीं आएगी, वहाँ ब्रेन पावर ही काम आएगा। तो और भी आपके जीवन में जो बातें घटित हुई हैं, जो आप देखते हैं, ये मुख्य रूप से दिया गया है कि आप सोचें और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो। इसीलिए यह अभिव्यक्ति परक प्रश्न है, इसे आप स्वयं कीजिए। कुछ मैंने बता भी दिया। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो नीचे हेडिंग दिया है, मन खाली हो, मन खाली न हो, मन बंद हो, मन में नकार न हो। ये हेडिंग दे करके आपने जो पाठ पढ़े हैं, इस आधार पर आपको लिखना है। इसे भी आपको स्वयं ही करना है। जैसे मैं कुछ बता भी दे रहा हूँ, आप जानते भी होंगे। मन का खाली होना, इन चीज़ों को लेखक ने अपने मित्रों के माध्यम से बताया है कि वो आपने पढ़ा होगा उसमें। यहाँ पर समझ लें मन का खाली होना क्या है। जैसे कभी कभार ऐसे होता है कि चलो यार मॉल में चलते हैं, मॉल ऐसे लिखा गया है। एक तो ऐसे ये माल होता है, क्रय विक्रय की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, और ये मॉल। तो इसमें क्या होता है, इससे भी पहले देखिए एक और ये चीज होता है, बाजार का भी नाम आपने सुना ही है। तो
आप माल में जाएं या बाजार में जाएं, तो ये जब आपका मन खाली है, इसका मतलब कि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और यूं ही आप निकल लिए, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, देखा जाए कौन कौन सी चीजें हैं। तो जब बिल्कुल मन आपका खाली होगा, जब कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, तो आप यूं ही जाएंगे और सारी चीजें आपको लुभाना शुरू कर देंगी। अब आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज खरीदें और कौन सा छोड़ें। ऐसी स्थिति में वो जो उनके दूसरे वाले मित्र हैं, बताया कि जब दूसरे एक मित्र गए, तो गए और खाली हाथ लौट करके आ गए, क्योंकि उनका मन खाली था। मन में पहले से था नहीं कि हमें कपड़े खरीदना है, शॉल खरीदनी है, या फिर कोई सूटकेस लेना है, क्या लेना है, उनका मन खाली था। निर्देश गए और घूम करके चले आए। ये खाली मन की बात है। तो इसमें लिखा है, देखिए प्रश्न में ये लिखा है कि आप इन परिस्थितियों से जुड़े अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। मन का खाली होना, इसका अर्थ तो आपने समझ लिया। आप अपने से संबंधित कोई ऐसी घटना बताइए और अनुभव बताइए जब खाली मन से आप कहीं गए और फिर क्या क्या हुआ, वो चीज इसमें आपको दिखाना है। और एक और है, इसे एक और मैं बता दे रहा हूं, मन का बंद होना। मन का बंद होना, बंद क्या है, वो डांट है, निषेध है, आ, निषेध है, या निग्रह समझ लीजिए, निग्रह भी आप कर सकते हैं। अब मन को ही बंद करने का, बाजार में जाएं, हम किसी चीज को देखेंगे ही नहीं, चाहे लाख आकर्षक वस्तुएं हैं, उसे हम नहीं देखेंगे, मन को डांट के समझा के गए, किसी भी चीज की तरफ नजर नहीं दौड़ानी है। यदि इस तरह की बातें हैं तो कहा जाएगा कि मन का दरवाजा बंद कर लिया गया है। तो जैनेन्द्र जी इसे भी अच्छा नहीं मानते, बंद मन का होना भी अच्छा नहीं है बाजार में जाने से पहले, और खाली मन का होना भी अच्छा नहीं है। तो यदि इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में कहीं घटित हुई हो, जब आपका मन बंद हो, मन को डांटते हुए समझाते हुए पहले से ही कि इसको मत देखना उसको मत देखना, आप बाजार में कभी गए हैं तो आपको कैसा अनुभव हुआ है, उन अनुभवों को आपको लिखना होगा। ठीक है। तो इसी के विपरीत भी दिए गए हैं, एक दिया है इसमें मन में नकार का न होना। तो जो मन का बंद है, ये बंद नहीं है तो उसे ही कहा जाएगा नकार का नहीं होना। और एक दिया है मन खाली हो और फिर मन का खाली न होना। तो जो मन खाली है उसका विलोम हो जाएगा मन का खाली न होना, और इसका विलोम हो इसका विलोम वो हो जाएगा मन में नकार न होना या मन बंद न होना। अब कुछ और भी प्रश्न है? बाजार दर्शन पाठ में, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते अथवा मानती हैं? आए देखें। प्रश्न है,
बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? जो ग्राहक हैं, कस्टमर, उनके भी वर्ग हैं। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ये प्राय आपने जो समाज का वर्गीकरण आप देखते हैं, अभी आप लोगों को इस विषय में बहुत कम चर्चा होती होगी आप सबों की भी। पढ़ने के दौरान आपने उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब मिला होगा कहीं ना कहीं। एसएसटी में जरूर आपको मिला होगा। फ्रांस की क्रांति वगैरह उसमें पढ़े होंगे कि समाज कितने वर्गों में बटा था, उच्च वर्ग में कौन कौन थे, मिडिल क्लास में कौन कौन थे, लोअर में कौन कौन थे, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जो सोशल डिवीजन है, उसी सोशल डिवीजन के आधार पर उनकी लाइफ स्टाइल डिसाइड होती है। सोशल डिवीजन के आधार पर ही उसी पर उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है। और उसी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो है उनका सोशल स्टेटस निर्धारित होता है। और वर्ग के ही आधार पर उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार भी मिलते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। लोगों को समझ में आए या ना आए वो विषय अलग का है, एकदम निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीति में। और यही व्यक्ति जब मार्केट में जाते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर, जैसी अर्थव्यवस्था रहेगी वैसी परचेजिंग पावर होगी, जाहिर सी बात है। तो अब बाजार में, इस चैप्टर में जो बाजार दर्शन आपने पढ़ा है, इस चैप्टर में जैनेन्द्र जी ने किस वर्ग के उपभोक्ताओं की बात कही है? तो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग की बात क्यों नहीं? कई बार तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम ही लोग उच्च वर्ग में आते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट क्लास फैमिली वाले लोग हैं वो कहीं 0.% में होते हैं, और उनको कमाने, खाने और रोजगार इत्यादि से संबंधित इसकी चिंता नहीं होती है। वो अत्यंत संपन्न होते हैं, वो चिंताओं से मुक्त होते हैं। ये जो जितनी भाग दौड़ ये करें वो करें, ये जो जीवन है ये मध्यम और निम्न वर्ग का है। ये बात अलग है कि पहले का जो समय था उसमें निम्न वर्ग की स्थिति जो है अत्यंत दयनीय थी। अब इस निम्न वर्ग की स्थिति भी कुछ पहले से ठीक ठाक हो गई है, और इसी वर्ग के लोग, या ये कहिए कि इसी वर्ग के लोगों को छद्म तरीके से वो कई डिवीजन करके आदियात अलग अलग डिवीजन करके, और इसी में एहसास दिला दिया जाता है कि आप जो है उच्च वर्ग हो, आप मध्यम हो, निम्न हो, अति निम्न हो। इस निचले वर्ग में से ही कई भागों में बांट करके ये दिखा दिया जाता है, और ऐसा आभास भी हो जाता है क्योंकि पहले की अपेक्षा जीवन शैली सबकी अच्छी है, सबको भोजन मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी भी बात है, मिलना भी चाहिए। सब में उत्थान हुआ है, इसलिए इसी में से डिवीजन हो जाता है। लोग अपने में आपस में बड़े छोटे मान करके लड़ते रहते हैं, और पहले वर्ग का जो है वो पत्ता बढ़िया से चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम लोग मान तो बैठे हैं मिडिल क्लास फैमिली,
इसमें भी अपर मिडिल, लोअर मिडिल, आदि 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 बढ़ जाता है। तो होता यह है कि ये लोग ऊपरी वर्ग का नकल करते हैं और ये जो है, ये वर्ग जो है निम्न वर्ग मध्यम वर्ग का नकल करता है, अनुकरण। ये इनका करता है, ये अपने आप में भी जीता है, ऊपर भी जीता है, ये अपने आप में भी जीता है, ऊपर भी जाता है। तो ज्यादातर जिस मार्केट की चर्चा यहाँ हुई है, जिस बाजार दर्शन की, उसमें मध्यम और निम्न वर्ग की चर्चा हुई है। कहना तो यही है, अब तो बाद में अध्ययन का विषय होगा कि इसमें से ही कई भाग में बांट करके हम लोग आपस में बड़ा छोटा समझ लेते हैं और लड़ते भी रहते हैं आपस में, हैं। तो वहां तक सोच ही न जाती है, न जा पाएगी। तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के ग्राहकों की चर्चा हुई है। आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते अथवा मानती हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसमें अपने को रखते हैं, वो आपको लिखना है। मध्य वर्ग लिख सकते हैं, निम्न वर्ग लिख सकते हैं। निम्न तो थोड़ा कहने में उटपटांग लगेगा भाई, कोई भी अपने को निम्न वर्ग में जाना और नहीं पसंद करेगा। चलिए, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की बात हुई है, मध्य वर्ग ही मान लीजिए। ये हो गया। और भी प्रश्न हैं, इनकी चर्चा होगी। अभी आप लोगों को बातें समझ में आई? इन प्रश्नोत्तरों को आप ध्यान से पढ़ जाएंगे, प्रयास करेंगे अपने से लिखने का। जो भी आज आपने सुना है, ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए। इससे आप बैठ करके खुद ही लिखने का प्रयास करें।